Hello students, good morning. BA Part 1 Honors Political Science. मैं पिछले 2 क्लास से रिवीजन के तौर पर जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसे बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको लाभ मिले। आज जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ वह है लिबरल व्यूज ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति के उदारवादी संबंधी विचार या उदारवादी विचार। प्रिय छात्रगण, जब हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, तो उस फ्रीडम मूवमेंट में भी 2 विचार विद्यमान थे। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग जो लिबरल का जो अर्थ है वह पूरी तरह से समझ जाइए। तो जब फ्रीडम मूवमेंट हमारे देश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध चल रहे थे, तो उस समय फ्रीडम मूवमेंट में भी 2 तरह के विचार मौजूद थे। पहला था कि हम अंग्रेज़ों से शांतिपूर्ण बात करके बातचीत के द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से समस्या का हल निकालेंगे, और दूसरी तरफ जो एक विचार और था वह था क्रांतिकारियों का, जो यह विचार रखते थे कि यह जो अंग्रेज़ी सरकार है यह गूंगी बहरी सरकार है, अंधी सरकार है, और इसे केवल बल प्रयोग द्वारा और हिंसा द्वारा ही भगाया जा सकता है। तो एक विचार था जो बातचीत को समस्या का समाधान समझते थे, वह लिबरल व्यू के थे, उदारवादी विचारधारा के थे। और एक तरफ क्रांतिकारी विचारधारा के थे, जिसमें
सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु वगैरह। और दूसरी तरफ जो बातचीत में विश्वास रखते थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य कई बड़े नाम थे। तो लिबरल का मतलब होता है उदार। उदार ऐसा शब्द है जो आज सर्वव्यापी हो गया और इस विचारधारा की जो आज आवश्यकता है वह पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत हो गया है, प्रासंगिक हो गया है। प्रिय छात्रगण, उदारीकरण या उदारवाद आधुनिक युग की महत्वपूर्ण अवधारणा है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में ये जो अवधारणा है समान रूप से सम्मानित स्थान ग्रहण कर चुका है और यह दिन प्रतिदिन अपनी महत्ता को सही साबित कर रहा है। राजनीतिक चिंतन के प्रारंभिक काल से लेकर आज तक राज्य और राजनीति के प्रति जो विभिन्न दर्शन विद्वानों द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं उनमें प्रमुख हैं उदारवादी दर्शन, लोक कल्याणकारी दर्शन, समाजवादी दर्शन, फांसीवादी दर्शन और मार्क्सवादी दर्शन। और इन सब में जो वर्तमान समय में, वर्तमान काल में जो सबसे महत्वपूर्ण है, समय की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, वह है उदारवादी दर्शन और मार्क्सवादी दर्शन। ये दोनों ही आज बहुत महत्वपूर्ण है। और उदारवादी दर्शन जो है 17वीं सदी से लेकर अब तक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग में छाया रहा है। पश्चिमी यूरोप के देश और अमेरिका पर इसका प्रभाव अधिक है, परंतु इसका सबसे व्यवस्थित विकास जो है इंग्लैंड में हुआ। इस उदारवादी दर्शन को भली भांति समझने के लिए आवश्यक है कि इसे विकास क्रम की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाए और इस उदारवाद को समझने के लिए दो भागों में बांटने की आवश्यकता जो है इसलिए है कि प्रारंभ में जो उदारवाद केवल मध्यम वर्ग और विशेषकर जो है व्यापारी वर्ग के हितों से संबंधित था। प्रारंभिक जो उदारवाद है वह मध्यम वर्ग जो मिडिल क्लास है और व्यापारिक वर्ग जो बिजनेस क्लास है, यही दोनों के हितों से दर्शन से संबंधित था। बाद में इसने एक ऐसे राष्ट्रीय समुदाय के दर्शन का परिवर्तन होने में प्रयास किया जिसका आदर्श सभी व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना हो गया।
यानी कि प्रारंभ में जो इसका जो हित संवर्धन था वह मध्यम वर्ग का हित संवर्धन था और व्यापारी वर्ग का हित संवर्धन था। बाकी जो वर्ग समाज में मौजूद है उसको छोड़ दिया गया था। लेकिन जब नव उदारवाद आया तो इसमें सभी व्यक्तियों के हितों को और सभी व्यक्तियों के रक्षा को महत्व दिया गया। और उदारवादी दर्शन के दो रूप हैं। प्रथम जो है प्रारंभिक उदारवाद, इसे नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है, और दूसरा है आधुनिक उदारवाद जिसे सकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। प्रारंभिक उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद जो नेगेटिव लिबरलिज्म है उसको पहले हम लोग को समझना है। उदारवाद जो है मुख्यतः यूरोप के दो महान क्रांति, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और धर्म सुधार की उपज है। यानी कि जो प्रारंभिक उदारवाद है जिसे नेगेटिव लिबरलिज्म कहते हैं, वह दो कारणों से अस्तित्व में आया। पहला कारण तो है कि जो यूरोप में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ और धर्म सुधार संबंधी जो आंदोलन हुए उसके परिणाम स्वरूप जो है उदारवाद अपने अस्तित्व में आया। और 17वीं सदी से लेकर 17वीं सदी में हॉब्स और लॉक के राजनीतिक चिंतन के साथ इसका उदय हुआ। और हॉब्स ने मानव समाज की वैज्ञानिक विवेचना प्रस्तुत करते हुए एक स्वार्थी शक्ति के रूप में इसे चिन्हित किया और यह स्वकेंद्रित शक्ति भी कहलाया। नकारात्मक उदारवाद के संबंध में जेएस मिल ने राजनीतिक पक्ष का प्रतिपादन करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और उसे इस बात का भरोसा होना चाहिए। उसने व्यक्ति के स्वयं के क्षेत्र में कार्य स्वतंत्रता का प्रतिपादन करते हुए यह भी कहा कि स्वयं अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति जो है खुद मालिक है, खुद संप्रभु है। और नकारात्मक उदारवाद के आर्थिक सिद्धांत को भी देखना जरूरी है। उदारवाद के राजनीतिक पक्ष के साथ साथ इसका आर्थिक पक्ष भी महत्वपूर्ण है। 1760 से 1830 ईस्वी तक की औद्योगिक क्रांति के दौर में फ्रांस के फिजियोक्रेटस, एडम स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस आदि ने आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया। इनके द्वारा स्वतंत्र समझौते, व्यापार, प्रतियोगिता, अर्थव्यवस्था, बाजार तथा बाजार समाज की आवश्यकता बतलाते हुए आर्थिक कार्यों और आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध किया गया। यानी कि व्यापारिक मामलों में राज्य द्वारा जो हस्तक्षेप था उसका विरोध किया गया। और उनका यह आर्थिक सिद्धांत इस विचार पर आधारित था कि आर्थिक जीवन और राज्य एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। यानी आर्थिक जीवन से न राज्य को मतलब है और न आर्थिक जीवन को राज्य से मतलब है, न राज्य को आर्थिक जीवन से मतलब है। और यदि समस्त आर्थिक व्यवहार जो है, समस्त आर्थिक व्यवहार को स्वतंत्र प्रतियोगिता तथा मांग और पूर्ति के नियम पर छोड़ दिया जाए तो यह निश्चित रूप से श्रेष्ठ होगा। यानी कि मांग और पूर्ति, यानी कि डिमांड और उसका पूर्ति करना, ये जो है इसके अपने क्षेत्र के अधिकार, व्यापारिक क्षेत्र के अधिकार के अंतर्गत ही रहे। इसमें समाज, इसमें राज्य जो है कोई हस्तक्षेप
नहीं करे। परंपरागत उदारवाद या जिसे हम लोग नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं, उसका मूल्यांकन और आलोचना भी हुआ है। मूल्यांकन के साथ साथ इसकी आलोचना भी की जाती है। पहले हम लोग इसके मूल्यांकन यानी महत्व को देख लेते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में 18वीं और 19वीं शताब्दी में परंपरागत उदारवाद के कुछ लाभ जो है वह देखने में आए। सर्वप्रथम इसका लाभ यह नजर आया कि उदारवादी चिंतन ने, जो उदारवादी चिंतन था उसने दास प्रथा पर प्रहार किया, यानी समाज में जो गुलामी की प्रथा थी उस पर प्रहार किया और इस प्रकार मानवीय स्वतंत्रता तथा समानता के दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मानव के स्वतंत्रता के संबंध में और मानव की समानता के संबंध में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। द्वितीय, उन्होंने संसदीय संस्थाओं में सुधार और वयस्क मताधिकार को अपनाने पर जोर दिया, यानी कि संसदीय व्यवस्था में जो खामियां थी उसमें सुधार के संबंध में एक दृष्टि प्रदान किया और वयस्क मताधिकार जो है उसको अपनाने पर जोर दिया और पारित करवाया, जिनके आधार पर मताधिकार को व्यापक किया गया। चुनाव क्षेत्रों का पुनर्गठन हुआ, मजदूरों की दशा में सुधार के प्रयत्न किए गए और नए औद्योगिक नगरों को लोक सदन में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। स्त्री मताधिकार की दिशा में उनका भारी योगदान रहा। और तृतीय जो इसका सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, महत्वपूर्ण महत्व है, वह है आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों को बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिला। यानी राज्य का जब अधिकार उद्योग धंधों को स्थापित करने में कमी आई तो यानी राज्य द्वारा हस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया, तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, इससे बहुत बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे स्थापित करने में बल मिला और उत्पादन बढ़ा और इंग्लैंड तथा पश्चिम यूरोप के कुछ क्षेत्रों में खुशहाली आई, समृद्धि आई। लोग खुशहाल हुए, लोगों में आर्थिक संपन्नता आई। इसकी आलोचना भी की जाती है। लेकिन परंपरागत उदारवाद की आलोचना का जो पक्ष है निश्चित रूप से अधिक भारी लगता है। परंपरागत उदारवाद में सैद्धांतिक कमियां भी हैं और व्यवहार में उदारवादी चिंतन के परिणाम स्वरूप सामान्य जनता को अत्यधिक कष्टकारी स्थितियों का सामना करना पड़ा। परंपरागत उदारवाद की आलोचना के प्रमुख जो आधार हैं वह प्रथम है कि उदारवादी चिंतन का जो मूल आधार है एक असामाजिक व्यक्ति है, जिसने अपने मूलभूत प्रकृति के कारण नहीं वरन विशेष परिस्थितियों के कारण समाज और राज्य से नाता जोड़ा है। मानव प्रकृति और उसकी प्रेरणाओं के संबंध में उदारवादी दृष्टिकोण नहीं था और उसमें अस्पष्टता का अभाव था। इस प्रसंग में प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन लिखते हैं कि समाज के प्रति समर्पित होकर ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। व्यक्ति की असामाजिकता पर बल देकर एक स्वस्थ चिंतन का प्रतिपादन कैसे किया जा सकता है। द्वितीय, इसकी आलोचना यह कहकर की जाती है कि ये जो उदारवादी है राज्य को एक कृत्रिम संस्था और समझौते का परिणाम मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये आलोचकों का कहना है
कि लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। राज्य न तो किसी समझौते के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ और न ही कोई व्यावसायिक ढंग की साझेदारी है जिसे इच्छानुसार भंग किया जा सकता है। यानी कि राज्य ऐसा नहीं है कि जब इच्छा हुआ जब स्थापित कर लिया और जब इच्छा हुआ इसको भंग कर दिया। और सच्चाई यह है कि राज्य जो है उच्चतम जो मानवीय गुणों का जो विकास है और महानतम आदर्शों की जो अभिलाषा है उसके परिणाम स्वरूप राज्य जो है क्रियाशील और शाश्वत संस्था है। तृतीय जो आलोचक हैं इसकी आलोचना यह कहकर करते हैं कि उदारवाद में व्यक्ति को जिस प्रकार की पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात कही गई है वह तो मानवीय जीवन को एक प्रकार के पूर्ण अराजकता में परिणत कर देगी। समाज के विकास और सामूहिक जीवन के लिए यह सही नहीं होगा। चतुर्थ जो इसकी आलोचना यह कहकर की जाती है कि परंपरागत उदारवाद में प्रतिपादित आर्थिक क्षेत्र में जो हस्तक्षेप का जो सिद्धांत है उसकी ज़्यादा आलोचना हुई है, वह आलोचना के काबिल है। पूंजीपति और असंगठित मजदूर के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता जो है मजदूर वर्ग के लिए भारी कष्टकारी परिणामों और शोषण को जन्म देने वाली हो सकती थी और व्यवहार में ऐसा हुआ भी। अमेरिकी लेखक एविनेरी लिखते हैं कि स्वतंत्र प्रतियोगिता की परिस्थितियों में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए भेड़िया बन जाता है, यानी एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के लिए शिकार हो जाता है जब स्वतंत्र प्रतियोगिता के लिए लोगों को छोड़ दिया जाता है। जो शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से जो मजबूत हैं वह आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों का शोषण करते हैं और शारीरिक रूप से जो मजबूत हैं वह शारीरिक रूप से कमज़ोर लोगों का शोषण करते हैं। और यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। जैसा कि रोमन कवि प्लाट्स ने बहुत पहले ही कह दिया था कि उदारवाद ने आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की जिस नीति को अपनाया है उसके परिणाम स्वरूप व्यक्तियों की महिमा से प्रारंभ होने वाला उदारवाद व्यवहार में कुछ संपत्तिशाली तथा अपने निष्कर्षों को कभी नहीं परखा। संपत्तिशाली उद्योगपतियों के आधिपत्य में जो है वह परिणत हो गया। लेकिन इन भारी कमियों और दोषों के कारण परंपरागत उदारवाद न केवल मानवतावादियों और मार्क्सवादियों की भारी आलोचना का पात्र बना बल्कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के उदारवादियों ने भी इस प्रारंभिक उदारवाद का लगभग त्याग कर दिया, इसको छोड़ दिया। और यह सच्चाई है कि आज की परिस्थिति में परंपरागत जो उदारवाद है उसके लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। प्रिय छात्रगण, जैसा कि हम पहले बताए आपको कि उदारवाद के अध्ययन के लिए उदारवाद को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक प्रारंभिक उदारवाद यानी कि परंपरागत उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है उसको हम लोग देख चुके हैं, अभी चर्चा कर चुके हैं। और दूसरा है आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद, इसे नव उदारवाद भी कहते हैं या इसे सकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं, पॉजिटिव लिबरलिज्म। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 1860 ईस्वी तक अधिकांश आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति पर जोर दिया गया, यानी कि 1860 तक
जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें हस्तक्षेप नहीं हो, जो उद्योग धंधे हैं उसमें राज्य की ओर से हस्तक्षेप नहीं हो, इस पर बल दिया गया। लेकिन इस समय तक परिस्थितियां जो है कुछ तो चेंज हो गई थी और कुछ जो है चेंज होने के कगार पर तेजी से बढ़ रही थी। आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति को अपनाने के परिणाम स्वरूप आर्थिक क्षेत्र में जो उद्योग धंधे क्षेत्र हैं, जो व्यापारिक क्षेत्र हैं, उसमें राज्य के हस्तक्षेप की नीति को अपनाने के परिणाम स्वरूप निर्धन जो श्रमिक वर्ग हैं, जो निचले तबके के जो गरीब श्रमिक हैं, जो निचले तबके के गरीब मजदूर हैं, उनके लिए बहुत ही अधिक बुरा हुआ तथा इस कारण इसे जो है अब अमानवीय दर्शन की भी संज्ञा दी जा रही है। यानी आर्थिक क्षेत्र में जब हस्तक्षेप की नीति को बढ़ावा मिला तो बड़े बड़े जो उद्योग धंधे थे या और भी जो मंझले क्लास के मिडिल क्लास के जो उद्योग धंधे थे, वह उनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता होने लगी और जिसके कारण जो है छोटे निर्धन जो मजदूर थे उसमें काम करने वाले, उनको काफ़ी बुरा दिन देखना पड़ा। इन परिस्थितियों में कार्लाइन, रस्किन, विलियम मॉरिस, फोरियर, रॉबर्ट ओवन और कॉलरिज आदि ने मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों की तरफ आम जनता का ध्यान आकृष्ट किया, आम जनता का ध्यान दिलाया। जहां एक और आदर्शवादियों ने, जो आदर्शवादी थी, इसकी आलोचना की, तो वहीं दूसरी ओर जो कार्ल मार्क्स तथा उसके समर्थकों द्वारा भी इस पर प्रबल प्रहार किया गया। उदारवादी दर्शन ने मार्क्सवादी चिंतन को तो लगभग संपूर्ण अंशों में ठुकरा दिया, परंतु उसने आदर्शवाद के साथ सामंजस्य करते हुए अपने विचारों में संशोधन किया और 19वीं सदी के अंतिम वर्षों और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में प्रतिपादित उदारवाद के इस नवीन तथा सामंजस्यकारी रूप को ही नव उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद का नाम दिया। उदारवाद की इस नवीन धारा के जो मुख्य जो प्रणेता हैं वह हैं J.S. मिल, T.H. हॉब्स और लॉस्की। ये जो विद्वान हैं नव उदारवाद के पुरोधा माने जाते हैं, नव उदारवाद के जनक माने जाते हैं। और मिल ने अपनी विचारधारा का जो प्रारंभ है एक परंपरागत उदारवाद के रूप में किया था, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने यह अनुभव किया कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा, लोगों के स्वतंत्रता की रक्षा तभी संभव है जबकि जनसाधारण के लिए उचित प्रकार की सामाजिक स्थितियां मौजूद हो। फोरियर और लुई ब्ला आदि की विचारधारा के अध्ययन के से वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राजनीतिक स्वतंत्रता का जो प्रश्न है संपत्ति और उस पर नियंत्रण के प्रश्न से जुड़ा हुआ है। यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता की जब बात होती है तो वह संपत्ति और उस पर नियंत्रण से भी संबंधित हो जाता है। अब जो है J.S. मिल ने इस विचार को अपनाया कि पूंजीवाद में, कैपिटलिज्म में व्याप्त जो भीषण निर्धनता और बेकारी पूंजीवादी व्यवस्था के ही दुष्परिणाम है। और उसने इस बात पर बल दिया कि राज्य के द्वारा उचित वेतन, सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था और समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न किया जाए।
समाज की उत्पादन क्षमता और मानवीय साधनों का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए जो सभी के हितों में हो, और इस संबंध में उसके द्वारा जे.एस. मिल के द्वारा राष्ट्रीय समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी विरोध नहीं किया गया था। 19वीं सदी के मध्य तक तो उदारवाद इस पक्ष में था कि राज्य का कार्यक्षेत्र संकुचित होना चाहिए, लेकिन इसके बाद उदारवाद के द्वारा राज्य के कार्यक्षेत्र में धीरे धीरे वृद्धि का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया, क्रमिक वृद्धि को माना गया, और उदारवाद की इस नवीन धारा में थॉमस हिल ग्रीन के विचारों का सबसे अधिक महत्व है। तो ये छात्रगण, अभी इसमें और बहुत सारी बातें हैं, हम इसमें को नेक्स्ट क्लास में आपको इसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।